बात करेंगे इस वीडियो में 5.6.3 फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में। फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करने से पहले एक बार रिकॉल करते हैं हमने पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म में क्या पढ़ा था। तो 3 टाइप के सब्सटेंसेस हम क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ससेप्टिबिलिटी। एक है डायामैग्नेटिज्म, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें मैग्नेटाइजेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस कर रहे हैं ऐसे सब्सटेंसेस को तो उसमें मैग्नेटाइजेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होगा और ये रिपेल करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को वीकली रिपेल करेगा। ससेप्टिबिलिटी माइनस में है इसकी, -1। ओके, 0 से -1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, ये डायमैग्नेटिज्म है। फिर पढ़ा हमने पैरामैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस या पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो है जिसमें मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, इसकी डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, वीकली अट्रैक्ट करेगा। इसकी ससेप्टिबिलिटी हमने देखी थी तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, अब ये तीसरा आ जाएगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऐसा समझो कि पैरामैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग फॉर्म में फेरोमैग्नेटिज्म है, पावरफुल है ये। ठीक है, मतलब क्या होगा, इसमें जो मैग्नेटिज्म है ना वो इसकी ससेप्टिबिलिटी, पहले तो ससेप्टिबिलिटी की बात करें, हमने देखा भी था वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी भी, परमिएबिलिटी भी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, दोनों ही चीज़ का 1 से बड़ी है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को ये बहुत अलाउ करेगा। ठीक है, और स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा मैग्नेट से। ठीक है, तो ये चीज़, मेन चीज़ ये है इसकी। कैसे होगा ये, क्यों होता है पैरामैग्नेटिज्म और इसमें क्या फ़र्क आ जाएगा, किस तरह से ये क्यों बिहेवियर शो करता है फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर, इसको समझेंगे इसमें अब आगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझते हैं एनसीईआरटी को। Ferromagnetic substances are those which get strongly magnetized when placed in an external magnetic field। ठीक है, तो वो कौन से सब्सटेंस जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएंगे जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, पहला पॉइंट। दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखा था ना हमने, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, जैसे कि अगर मैं इसको पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में रखता हूँ सपोज, ठीक है, जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, इस कुछ इस तरह से है ना, यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग बीच में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है और इसको इस तरह से रखा मैंने एक वॉच ग्लास में या फिर किसी और कंटेनर में इस तरह से, तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करेगा ना, स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करेगा यहाँ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करेगा। डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनेगा, बुक्स में देखना, इसकी इमेज देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा किस तरह से। तो कहने का मतलब है स्ट्रॉन्ग की, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर ये मूव करेंगे, ये मटेरियल्स स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट हो गए मैग्नेट से। ठीक है, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करेंगे, ये पॉइंट याद रखना। ओके, द इंडिविजुअल एटम्स और आयन्स और मॉलिक्यूल्स इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स possess a dipole moment as in a पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या था, इंडिविजुअल एटम के पास भी डाइपोल मोमेंट था ना, है ना। वो डाइपोल मोमेंट क्यों होता है, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे इस चीज़ को, इसमें भी वो चीज़ है। ठीक है, तो हर एक एटम का क्या है, हर एक एटम का डाइपोल मोमेंट है, हर एक एटम का डाइपोल मोमेंट है। ओके, हाउएवर दे इंटरैक्ट विद वन अनदर इन सच अ वे दैट दे स्पॉन्टेनियसली अलाइन देमसेल्व्स इन अ कॉमन डायरेक्शन ओवर माइक्रोस्कोपिक वॉल्यूम कॉल्ड डोमेन। फ़र्क क्या आएगा इसमें कि इसमें देखो डायग्राम में अगर देखोगे यहाँ पर देखो उन्होंने डोमेन बना लिए है। ठीक है, डोमेन क्या है, बेसिकली एक रीजन है जहाँ पर कुछ एटम्स इंटरैक्ट करेंगे आपस में और क्या करेंगे, एक उनकी जो डाइपोल मोमेंट है एक डायरेक्शन, जैसे ये एक डोमेन लिया मैंने, है ना, इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें जितने भी एटम्स हैं उनके डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में। एक और डोमेन लूँगा तो इसमें जितने एटम्स हैं उनके डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपी रीजन है जहाँ पर जितने भी एटम्स हैं उनका डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन होगा, उसे हम डोमेन बोलेंगे। ठीक है, आई होप ये डोमेन वाला आइडिया, तो ये डोमेन वाली बात से ही है फेरोमैग्नेटिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एक्सप्रेशन अगर देखें, और द एक्सप्रेशन ऑफ दिस कोऑपरेटिव इफेक्ट रिक्वायर्स क्वांटम मैकेनिक्स एंड इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। कैसे इंटरैक्ट करेंगे, कैसे डोमेन बना रहे, इसको पढ़ने के लिए हायर क्लास में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे, वहाँ पर ये समझ में आएगी ये बात। ठीक है, 12th क्लास में नहीं समझ में आएगी, हायर क्लास में समझ में आएगी। आगे बढ़ेंगे फिर। ईच डोमेन हैज़ अ नेट मैग्नेटाइजेशन, और हर एक डोमेन के पास क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, सारे डोमेन में एक ही तरफ अलाइन हो रखे हैं
एटम का जो डाइपोल मोमेंट है, तो एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और टिपिकल डोमेन साइज इज़ 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर सिग्निफिकेंट है, माइक्रोस्कोप से भी देख पाएंगे हम डोमेन को, ठीक है। ये बस हम आइडिया नहीं लगा रहे, इसमें एक थ्योरी नहीं है, इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में। और डोमेन कंटेंट्स 10 टू द पावर 11 एटम्स, 10 टू द पावर 11 एटम्स एक डोमेन में होंगे। 1 मिलीमीटर साइज है डोमेन का अप्रॉक्सीमेट, यानी इतना साइज रहता है टिपिकली, ओके। और 10 की पावर 11 एटम्स है, ये पॉइंट थोड़े याद रखना कि कितने एटम्स होते हैं डोमेन में अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। In the first instant, the magnetization varies randomly from domain to domain and there is no bulk magnetization. और हर एक डोमेन में देख रहे हो डायग्राम में आप, इस डोमेन का जो नेट मैग्नेटाइजेशन इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, सबका रैंडम है, ठीक है। क्या होगा, क्या फिर आप समझ गए होंगे, जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे जैसे कि यहाँ रखा है, तो ये सारे डोमेन अलाइन होने लगेंगे, धीरे धीरे करके इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आने लगेंगे, ठीक है, ओके। सो yes, in the first instant domain then there is no bulk magnetization. This is shown in figure. When we apply an external magnetic field B naught, the domains orient themselves in the direction of B naught and simultaneously the domain oriented the direction of B naught grow in size, ठीक है। तो क्या होगा, ये अलाइन होने लगेंगे और इनका साइज़ बड़ा होते जाएगा डोमेन्स का, ठीक है। क्योंकि सारे डोमेन, जैसे ये वाला इधर था, अब इधर आने लग गया ना, ये इधर किधर होने लगे, ये इस तरफ, ये वाला भी इधर होने लगा, तो इस सारे डोमेन का साइज़ बड़ा हो जाएगा, एक बल्क डोमेन बन जाएगा, मतलब पूरे के पूरा ये पूरा एक डोमेन बन जाएगा, बनने लगेगा धीरे धीरे, है ना। सारे डोमेन का क्या होगा, दो तरह से होगा, एक तो डोमेन इस तरफ चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो रही है, और दूसरा एक और चीज़ होती है कि डोमेन का साइज़ भी बढ़ता जाता है, ठीक है। डोमेन का साइज़ भी बढ़ता जाएगा, जो मतलब इस डायरेक्शन में थे उसका साइज़ बढ़ता जाएगा। तो ओवरऑल क्या है, बेसिकली पूरा का जो मटीरियल है एक पूरा डोमेन की तरह एक्ट करेगा और सबका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होने लगेगी, जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये लिखी है, क्या लिखा है देखो, डोमेन्स ओरिएंट देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ बी नॉट, उसकी डायरेक्शन में ओरिएंट करेंगे, और साथ ही साथ क्या होगा, डोमेन ओरिएंट इन डायरेक्शन ऑफ बी नॉट ग्रो इन साइज, और जिनकी डायरेक्शन बी नॉट की डायरेक्शन में पहले से थी उनका साइज बढ़ना लग जाएगा। दिस एक्सिस्टेंस ऑफ डोमेन्स एट डियर मोशन इन बी नॉट आर नॉट स्पेकुलेशन, ठीक है। बस ये हमने अंदाज़ा नहीं लगाया इस चीज़ का कि ऐसा होगा, डोमेन है, इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व भी कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर स्प्रिंकलिंग अ लिक्विड सस्पेंशन ऑफ पाउडर्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑफ सैंपल, है ना, तो उसके अगर हम लिक्विड सस्पेंशन लेके उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो ये डोमेन्स ऑब्जर्व होंगे, ठीक है। एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल हो सकता है ये, ओके। एक प्रोजेक्ट जो क्लास 12 में आप प्रोजेक्ट करते हो उसमें ये चीज़ की जा सकती है, ओके। दिस मोशन ऑफ सस्पेंशन कैन बी ऑब्जर्व। फिगर 5.12b shows the situation when the domains have aligned and amalgamation to form a single giant domain, ठीक है। और सस्पेंशन और क्या होगा, ये फाइनली एक पूरा एमलगमेट हो गए, मतलब मिल गए सारे डोमेन्स और एक बड़ा डोमेन बन गया जिसमें सारे एक तरफ ही है, ठीक है। और उससे बहुत मैग्नेटिक मूवमेंट, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट सबका एक ही डायरेक्शन में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है, ओके। दस इन अ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल द फील्ड लाइन्स आर हाईली कंसनट्रेटेड, ठीक है, फील्ड लाइन हाईली कंसनट्रेटेड है, ठीक है। इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द सैंपल टेंड टू मूव टुवर्ड द रीजन ऑफ द हाई फील्ड, और जो सैंपल होगा नॉन यूनिफॉर्म में कहाँ पर, हाई फील्ड की तरफ मूव करेगा, ठीक है, जैसा पैरामैग्नेटिक में भी होता है, ओके। वी मे वंडर एज टू व्हाट हैपन्स व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी जो पैरामैग्नेटिक में नहीं होगा, ठीक है, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन अब देखो, अगर हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक वापस अब हो जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा ना। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें दो कैटेगरी बन जाएगी। इन सम फेरोमैग्नेटिक मटीरियल द मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट, कुछ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स में तो क्या होता है, जो मैग्नेटाइजेशन है वो रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड के रिमूव होने के बाद भी रहेगा, परसिस्ट करेगा। सच मटीरियल आर कॉल्ड हार्ड मैग्नेट्स मटीरियल और हार्ड फेरोमैग्नेट। तो हार्ड फेरोमैग्नेट्स कौन से हैं, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया हमने एक्सटर्नल मैग्नेट, फिर भी उसमें जो मैग्नेटाइजेशन है वो परसिस्ट किया, ठीक है, अभी भी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ओके, उसी को हम हार्ड मैग्नेट बोलेंगे। एग्जाम्पल, एल्निको, एन एलॉय ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर इज वन सम एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऑब्वियस ये बात है, ये परमानेंट मैग्नेट बनाने में या परमानेंट मैग्नेट में हम यही मटीरियल का यूज़ करेंगे, कौन से, हार्ड,
फेरोमैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर दो तब भी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी, मैग्नेट की वो अट्रैक्ट होंगे मैग्नेट पे, ओके। तो नहीं वो हार्ड फेरोमैग्नेट बोलते हैं। एग्जांपल याद रखेंगे हम, ठीक है। एल निको एग्जांपल हो गया, ओके। द नेचुरली अकरिंग लोडस्टोन इज अनदर सच मटेरियल फॉर्म परमानेंट मैग्नेट टू बी यूज अमंग अदर थिंग्स इन अ कंपास नीडल, ठीक है। तो कंपास नीडल में इसका ही यूज़ होता है, ओके। और भी चीज़ें यूज़ करेंगे इसमें, बट इसका भी यूज़ होगा परमानेंट मैग्नेट ऑब्वियसली, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक कंपास नीडल में परमानेंट मैग्नेट तो चाहिए, ओके। तो हार्ड फेरोमैग्नेट यूज़ होता है, ओके। जहाँ पर भी परमानेंट मैग्नेट का यूज़ है वहाँ पर हम हार्ड फेरोमैग्नेट से होते हैं बेसिकली, ओके। ऑन दी अदर हैंड there is a class of ferromagnetic materials in which the magnetization disappear on removal of the external field, ठीक है। लेकिन एक क्लास ऐसी रहेगी, ठीक है। एक तो क्या हो गया, एक्सटर्नल फील्ड लगाई हटाई दी हमने जिससे वो डोमेन्स ओरिएंट हुए थे, एक में हटा दी एक्सटर्नल फील्ड और वो वापस से डोमेन वापस डिसओरिएंट हो गए, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन लॉस होगी, डिसअपेयर होगी, तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, तो ऑब्वियसली उनका नाम सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है। सॉफ्ट आयरन एक एग्जांपल है, तो ये टेम्पररी मैग्नेट की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। अप्रोप्रिएटली इनफ सच मटेरियल्स आर कॉल्ड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। देयर आर अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर फेरोमैग्नेटिक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम एक्सेट्रा, ये सारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कितनी है, 1000 से ज़्यादा है, ठीक है। पर उसकी तो कितनी थी, 1 से बड़ी थी, नहीं 1 तक ही थी ना, 0 से जो सबसे परमिएबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। परमिएबिलिटी क्या थी, लगभग 1 के आसपास थी, ओके। यहाँ पर 1000 तक भी जा रही है, ये 1000 तक भी जा रही है, ओके। लेस देन 1000 है लेकिन काफ़ी हाई है, किससे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मतलब क्या है, कितना ज़्यादा अलाउ करेगा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से, सब्सटेंस के अंदर से कितना पास होगी, ठीक है। ये तो बताता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। सो इसके बाद द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। पैरामैग्नेटिक में भी देखा था टेम्परेचर में डिपेंड हो रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इंक्रीज हो रहा था, मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो रहा था। इसमें देखते हैं ये चीज़, एट हाई टेम्परेचर अ फेरोमैग्नेटिक बिकम्स अ पैरामैग्नेट। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, बहुत हाई टेम्परेचर में फेरोमैग्नेट पैरामैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, वो क्यों बनेगा थोड़ा समझें हम, तो थर्मल एनर्जी गेन करेगा, है ना, और मोशन रहेगा उनका, डोमेन्स जो एटम्स है वो उनका मूवमेंट रहेगा, ओके। और वो अलाइन नहीं होंगे एक सेम डायरेक्शन में, तो इसलिए ऑब्वियसली बात है वो क्या रहेगा, एक डायरेक्शन में अलाइन नहीं होगा मैग्नेटाइजेशन। डोमेन भी हो सकता है कि एक डायरेक्शन में ना रहे, क्योंकि एनर्जी थर्मल एनर्जी गेन कर ली उन्होंने, जो बेसिकली जो डोमेन ओरिएंट होने थे सेम डायरेक्शन में, वो थर्मल एनर्जी की वजह से नहीं होंगे। इसीलिए जो फेरोमैग्नेट से पैरामैग्नेट बन जाएगा हाई टेम्परेचर में, ठीक है। द डोमेन स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट्स फिर टेम्परेचर ना, तो मैंने बताया जो डोमेन स्ट्रक्चर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा, डोमेन नहीं रहेंगे अब, ठीक है। दिस डिसअपियरेंस ऑफ मैग्नेटाइजेशन विद टेम्परेचर इज ग्रेजुअल, और धीरे धीरे होगा ये मैग्नेटाइजेशन, जो जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे हम वैसे वैसे जो मैग्नेटाइजेशन है वो कम होता जाएगा। दिस इज फेज ट्रांजिशन रिमाइंडिंग अस ऑफ द मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड क्रिस्टल, ठीक है। फेज ट्रांजिशन हुआ जैसे कि जब कोई सॉलिड क्रिस्टल मेल्ट होता है एक टेम्परेचर में, वो उसका एक टाइम जैसे बॉइलिंग पॉइंट रीच करता है, मेल्टिंग पॉइंट रीच करता है, तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट पे वो चेंज हो जाता है ना, लिक्विड है। वैसे यहाँ पर भी ये एक टेम्परेचर रीच करेगा वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर इसका ये चेंज हो जाएगा, ये फेरोमैग्नेट से पैरामैग्नेट, मतलब एनर्जी गेन करेगा उस एक टेम्परेचर में, रुक जाएगा ये, ठीक है। और मैग्नेटाइजेशन स्टॉप हो जाएगा और सडनली ये फेज ट्रांजिशन हो जाएगा, जैसे कि उसमें होता है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक बन जाएगा एक टेम्परेचर में। और उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहाँ पर फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है, जैसे कि एक सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है मेल्टिंग पॉइंट है, वैसा कुछ, ओके। क्यूरी टेम्परेचर टी से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे। फिर टेबल 5.4 लिस्ट द क्यूरी टेम्परेचर ऑफ सर्टेन फेरोमैग्नेट। फेरोमैग्नेट का टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर कितना है, अलग अलग मटेरियल का इतना है। कोबाल्ट का 1394 केल्विन में हीट करोगे कोबाल्ट को तो वो पैरामैग्नेट बन जाएगा इसके इस टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, इस टेम्परेचर में। आयरन 1043, ठीक है। आयरन ऑक्साइड
893, निकल 631, गैलोडीनियम 370। ठीक है, तो ये फेरोमैग्नेटिक क्यूरी टेम्परेचर है कुछ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का। द ससेप्टिबिलिटी अबाउट द टेम्परेचर इन द पैरामैग्नेटिक फेजेस डिस्क्राइब बाय दिस। और ससेप्टिबिलिटी देखिए क्यूरी टेम्परेचर से अबव, ये ध्यान रखना, क्यूरी टेम्परेचर से अबव, जो फेरोमैग्नेट से पैरामैग्नेट बन गया उसके अबव ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, साई या काई इज इक्वल टू C/T-TC। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो आई होप इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ इसी का कंटिन्यूशन है, लेकिन मैं उसको नेक्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे हिस्टेरेसिस कर्व। ठीक है, हिस्टेरेसिस कर्व के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो। ठीक है, आई होप कि मैं इतने आप फेरोमैग्नेटिक आपको समझा पाया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फिर फेरोमैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लूप की। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।